गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज एक और सेट जो है पॉलिटिकल साइंस का ये क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक सेट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर उसका वीडियो आपके तक नहीं पहुंचा है तो जल्दी आपके तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, सेक्शन ए, जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे या वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वन वर्ड आंसर की फॉर्म में हो सकते हैं, वन स्टेटमेंट की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं या एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोर्ड का मॉडल टेस्ट पेपर था उसी को फॉलो करके 10 एमसीक्यूज डाले हैं। ठीक है, पर मैं बार बार बोलूँगा कि आप डिपेंड नहीं रहना कि एमसीक्यूज ही आएंगे, हो सकता है वो फिलिंग द ब्लैंक्स दे दे, ट्रू फॉल्स दे दे। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो इनको पढ़ते हैं बेटा और साथ साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग। लेफ्ट साइड पे पेपर है और राइट साइड पे आंसर शीट है किसी बच्चे की। ठीक है, तो वारसा पैक्ट जो है, ये फर्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। वारसा पैक्ट जो है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था ये? तो आपको याद होगा कोल्ड वार के टाइम पे एक बहुत बड़ा मिलिट्री समझौता हुआ था अमेरिका और उसके जो एलाइज थे, जो उसके पार्टनर थे, उसके द्वारा। और उन्होंने नाटो को इस्टेब्लिश किया था, नाटो को बनाया था उन्होंने, है ना। और नाटो को काउंटर करने के लिए जो यूएसएसआर था उसने वारसा पैक्ट का समझौता करवाया था और एक मिलिट्री ग्रुप यहां पे भी बना था। ठीक है, तो राइट आंसर इज यूएसएसआर। ठीक है, वारसा पैक्ट जो है ये यूएसएसआर के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। देन सेकंड चलते हैं बेटा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो बेटा यहाँ पे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो तब छोटी थी, और मेनका गांधी वो तो इंदिरा गांधी की बहू है। फिर उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित इज द राइट आंसर। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर भी थी। ठीक है, तो राइट आंसर इज विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो वो यूरो है, आपने बड़ी बार पढ़ा है इसको। देन फोर्थ है बेटा, इंडिया जो है उसने हमेशा सपोर्ट किया है किसको? न्यूक्लियर वेपन को। इसको तो कभी नहीं करेगा इंडिया। डिसआर्मामेंट को, हथियारों को ख़त्म करना। टेररिज्म बढ़ावा देना, या अलाइनमेंट, ग्रुप बनाना। तो इंडिया ने बेटा हमेशा डिसआर्मामेंट को सपोर्ट किया है। ठीक है, कि दुनिया में से वो हथियार खत्म हो जाने चाहिए जो विनाशकारी हैं, बड़ा विनाश करते हैं पूरे तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अर्थ समिट जो है ये कब हुआ था? ठीक है, तो अर्थ समिट बेटा 3 जून 1992 को हुआ था, जब कोल्ड वार जो है वो ख़त्म हो गया था और रियो डी जनेरियो में एक समिट करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, आर्टिकल 370 कब एब्रोगेट किया था? तो आपको ये याद रखना है, ये तो जब मोदी दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तब एब्रोगेट किया था। ठीक है, तो आंसर क्या है? 5-6 अगस्त 2019। 18, 17, 16 में जाना ही नहीं है हमने। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप मेरे ख्याल से 7 से पढ़ते आ रहे हो बेटा। 1885 में कांग्रेस जो है वो बनाई गई थी। देन इसके बाद नेक्स्ट है, हु डिक्लेयर्ड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील जो है किसके द्वारा दिए गए थे ये वाले प्रिंसिपल? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन प्रोमिनेंट लीडर ऑफ सिंडिकेट। ठीक है, कुछ मुख्य लीडर जो है सिंडिकेट के, उनका एक का नाम है यहाँ पे, कौन है बेटा? तो के कामराज जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। उसके बाद जनता दल जो है ये किस साल में बना था? तो यहाँ पे 89 लिखा हुआ है। ठीक है, 89 लिखा हुआ है, 1989, पर राइट आंसर जो है वो 1988 है, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आप दिमाग में रखना यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो राइट आंसर इज 1988। ओके बेटा, इसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं। बी में 9 क्वेश्चन रहेंगे,
2 मार्क्स के, तो 18 नंबर का ये सेक्शन रहने वाला है। मैंने पिछले पेपर में बताया है कि आपने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करनी है, बड़ा लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। और कोशिश करनी है हर सेक्शन में ज़्यादातर पॉइंट्स लिखने की, पैराग्राफ लिखने की कम कोशिश करें, पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। पर अगर किसी के पॉइंट बनते ही नहीं है तो फिर छोटा सा पैराग्राफ बना दीजिए 2 नंबर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है, व्हाट आर ग्लोबल कॉमन, तो यहाँ पे पॉइंट वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए छोटा सा पैराग्राफ बना के आंसर दिया गया है। तो ग्लोबल कॉमन क्या है बेटा? वो वाले सोर्सेज, वो वाला एरिया या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका कोई एक देश मालिक नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो किसी एक देश, कोई कंट्री ये नहीं बोल सकती कि भाई हाँ ये मेरी जूरिस्डिक्शन का हिस्सा है, ठीक है, मेरे एरिया का पार्ट है। तो ऐसे सोर्सेज जो होंगे वो ग्लोबल कॉमन्स होंगे। जैसे एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका जो है वो किसी देश की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कॉमन है, ग्लोबल कॉमन है। ऐसे ही अगर हम अर्थ के बाहर चले जाएं तो जो आउटर स्पेस है वो भी सभी का है, तो वो भी ग्लोबल कॉमन है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसको। ग्लोबल कॉमन रेफर टू शेयर्ड रिसोर्सेज और एरियाज दैट आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एनी वन कंट्री, ठीक है, सच एज द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है आपका, फिर उसके बाद ओशंस, जो महासागर हैं वो भी, और आउटर स्पेस। द एरियाज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, ये एरियाज सारी मानव जाति के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड रिक्वायर कोऑपरेशन, और इनको मैनेज करने के लिए पूरी दुनिया का कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबली एज देयर यूज बाय वन पार्टी कैन अफेक्ट द अदर, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए या इन रिसोर्सेज को सस्टेन, मतलब कि आगे भी रखने के लिए ज़रूरी है कि सारे मिलजुल के अपना अपना कॉपरेशन दें, क्योंकि अगर एक देश को इसको ख़राब करेगा ना, इन कॉमन्स को, तो उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। एनीवे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, शॉर्ट आंसर। ये भी आपको पैराग्राफ में लिखना है क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट नहीं पूछे हुए हैं। व्हाट वाज अर्थ समिट, अर्थ समिट क्या था? तो अर्थ समिट जो है, जिसको आमतौर पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, UNCED, ये रियो डी जेनेरियो में करवाया गया था 1992 में। इट ब्रॉट टुगेदर वर्ल्ड लीडर, जिसमें संसार के बड़े बड़े लीडर जो है वो एक साथ इकट्ठे हुए थे, जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा करने के लिए। रिजल्ट ये हुआ कि एग्रीमेंट में रियो डिक्लेरेशन किया गया, रियो डिक्लेरेशन सामने आया, और एजेंडा 21 सामने आया, जिसका एम क्या था? प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली, ठीक है, पूरी दुनिया में एक ऐसी डेवलपमेंट आए कि रिसोर्सेज जो हैं वो सस्टेन आगे भी रहें, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रहें। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू मेन कंसर्न्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग कश्मीर सिचुएशन, ठीक है। तो कश्मीर सिचुएशन को लेके 2 मेन कंसर्न्स बताइए। तो मेन कंसर्न जो है भारत की सरकार का कश्मीर की सिचुएशन को लेकर एट प्रेजेंट आर, एक तो सिक्योरिटी, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल्स। तो जो आम नागरिक हैं या फिर आर्मी है, मिलिट्री है, उनकी सिक्योरिटी का पहला जो जिम्मेवारी है सरकार की इन दिस रीजन, पर्टिकुलरली इन लाइट ऑफ ऑन गोइंग टेंशन एंड स्पैडिक वायलेंस, ठीक है, खास करके एक ऐसे माहौल में जहां पे तनाव बना हुआ है और ऐसा वायलेंस चल रहा है जिसमें जान और माल नष्ट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा? डेवलपमेंट। इस रीजन में डेवलपमेंट भी सरकार का मकसद है कि इस रीजन में डेवलपमेंट आए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, टू एनहेंस द रीजन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ताकि इस रीजन की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां जो हैं उनमें बदलाव आए, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखिए बेटा आप। उसके बाद नेक्स्ट
क्वेश्चन जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनडीए, तो एनडीए के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा हुआ है, तो ये भी आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते, पैराग्राफ में ही लिखेंगे। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये एक कोलिशन है सेंटर में, यानी नेशनल गवर्नमेंट का एक कोलिशन है, जिसमें कुछ राइटिस्ट पार्टीज जो हैं उन्होंने सपोर्ट किया है एक दूसरे को सेंटर में, और ये जो एनडीए है ये इसका गठन हुआ है 1998 में। तो पहली बार एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, ठीक है। इस एनडीए में जो बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी है, ठीक है, लार्जेस्ट मेंबर है इसका। एनडीए की गवर्नमेंट जो है ये काफ़ी बार बन चुकी है। अब पहली बार तो मैंने बता दिया कि 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, फिर 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी, और 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट 6 जो क्वेश्चन है वो है वीटो पावर को लेके। तो वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर जो है ये एक खास प्रकार की पावर है जो किसके पास है? सिर्फ परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास हैं। 10 नॉन परमानेंट और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं। तो मैं परमानेंट मेंबर की बात कर रहा हूं, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस है, ठीक है। उनके पास ये पावर है। ये एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा इनमें से कोई भी देश इस पावर का इस्तेमाल करके किसी भी डिसीजन को, किसी भी प्रपोजल को, किसी भी इशू को जो जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उसे निगेट कर सकता है, उसे रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, और वो मैटर वहीं का वहीं बंद हो जाएगा। तो इसे हम वीटो पावर कहते हैं। इस वीटो पावर का बड़ी बार इस्तेमाल हुआ है बड़े सारे केसेस में। एक केस तो मैं आपको भारत के साथ भी बता सकता हूं। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए इंडियन ओशन में अपना 7th फ्लीट ले आया था, और सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग जो थी वो चल रही थी कि इंडिया पे अटैक करना है कि नहीं। तो उस समय जो रशिया है उसने अपनी इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और ये जो टॉपिक है यहीं पे बंद हो गया था, ठीक है। तो आम तौर पे बोलें तो इसका मतलब होता है आई से नो, मेरा कहना है नहीं, ठीक है। तो इससे किसी भी डिसीजन को निगेट किया जाता है। देन उसके बाद है बेटा व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब है? बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि जब आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जिस जगह पे आपको लगता है कि आपको खतरा है या आपके ऊपर युद्ध का खतरा है कहीं से भी, और तब आप क्या करते हो? किसी ऐसे देश की शरण में चले जाते हो जो आपके शत्रु से बराबरी का हो या उससे बड़ा हो, ठीक है, ताकि आपको लगे कि भाई मैं इसकी छत्र छाया में सुरक्षित हूं। तो इसे क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे, ठीक है। कि डायरेक्ट तो नहीं कर सकते पर इनडायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जो पाकिस्तान है वो भारत के कंपैरिजन में एक छोटा देश है, ठीक है। तो छोटा देश होने की वजह से उसे हमेशा डर रहता है कि इंडिया एक पोटेंट कंट्री है, आर्मी भी बहुत बड़ी है, तो कहीं इंडिया मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए अब बैलेंस ऑफ पावर के लिए वो क्या करता है? वो चाइना के पास जाता है, और उसके साथ अब चाइना और इंडिया के संबंध भी अच्छे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को ये राइट बैलेंस ऑफ पावर लगता है, ठीक है। तो एक कंट्री अपने दुश्मन से बचने के लिए किसी शक्तिशाली दुश्मन के साथ मिलती है, और ख़ास करके ऐसा दोस्त बनाती है जो आपके दुश्मन का दुश्मन है, ठीक है, तो उसे हम बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट है व्हाट वाज आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 क्या था? तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन है। हाँ, 8th क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन है, और इसके 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखने हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस था जिससे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकोनेक्ट हुए हैं और इंटरडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर करने लगे हैं एमंग कंट्री। कैसे? इसने देशों की इकोनॉमीज़ को आपस में जोड़ा है, देशों के कल्चर को आपस में जोड़ा है, ठीक है। इसने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया है,
ठीक है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी जो है के द्वारा। इट हैज़ profound efforts on economies, societies and cultures, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो ये आ गया आपका ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद उसने पूछा है कि दो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, ठीक है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया का व्यापार बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ी है, नतीजा ये हुआ कि देशों की मार्केट जो है वो उनको मतलब कि मार्केट जो है वो भी बढ़ी हुई है। तो आर्थिक ग्रोथ जो है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है देशों की वो बढ़ी है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो अब बड़े लेवल पे होते हैं और बड़ा इजी हो गया है एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करना। उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज भी हुए हैं, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज पूरी दुनिया में आइडियाज़, वैल्यूज़ और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़, फॉस्टरिंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, जिससे देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है, एंड एप्रिसिएशन बाय डाइवर्स कल्चर्स, ठीक है, ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। फिर उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज आर्टिकल 370। तो आर्टिकल, ये तो अब सारा पता है, मैं पढ़ ही रहा हूँ यहाँ से। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट अलाउड द state to have its own constitution, own flag, and autonomy over all matters except foreign affairs and defense, finance and communications। इनको छोड़ के बाकी सब मैटर्स में ज़्यादा ऑटोनॉमी है। द आर्टिकल वॉज एब्रोगेटेड अगस्त 5, 2019 में ये हटा दिया गया था, और जिससे जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो रिवोक कर लिया गया। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है बेटा, लास्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है एनलिस्ट एनी 2 कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 2 मेन काजेज जो हैं कन्फ्लिक्ट के बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तो कश्मीर इशू है, कश्मीर डिस्प्यूट स्टेमिंग फ्रॉम कंपेटिंग क्लेम्स ओवर द रीजन। कश्मीर हमेशा क्लेम करता आया है कि ये रीजन मेरा है, ठीक है, तो ये एक समस्या है। और दूसरा है टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ठीक है, डेटिंग बैक टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 के जो टेरिटरी है, कुछ टेरिटरी पाकिस्तान बोलता है ये मेरी है, तो वो एक डिस्प्यूट चल रहा है। दीज फैक्टर, अच्छा इसमें आप ना 1-2 फैक्टर और जोड़ सकते हो, टेररिज्म को जोड़ सकते हो आप, के पाकिस्तान जो है वो एड करता है किसको, टेररिज्म को, टेररिस्ट संगठन चलते हैं वहाँ पे, और वो उनको फिर भारत के अगेंस्ट जाके यूज़ करता है। तो ये आप 3 अगर लिख के आते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैंने बताया कि 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं, शॉर्ट आंसर, 4-4 नंबर के सवाल होंगे। इन क्वेश्चंस को कोशिश करें बेटा पॉइंट्स में लिखने की। एक 7-8 लाइन का एक इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर उसके बाद पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, कम से कम 5-6 पॉइंट आप लिखें। अगर सवाल पॉइंट वाला बनता है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। तो आज चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से राइज कर गई है, आपको उसके ऊपर एक नोट टाइप लिखना है, उसके क्या कारण हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, बेटा चाइना ने जब अपने देश में 1920 के बाद रिफॉर्म किए, लेट 1920s, ठीक, 1970s है ये, 1970 के बाद, क्योंकि 1970 तक तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी नहीं की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एकदम से बदलाव देखेंगे, शिफ्टिंग फ्रॉम, इसने क्या किया है कि सेंट्रली प्लान्ड से को हटा के, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिज्म था, इसने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप किया, ठीक है, विच स्पर्ड, जिससे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई।
फिर उसके बाद एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यहाँ पे ये भी एक कारण है। चाइना बिकम द वर्ल्ड्स फैक्ट्री, पूरी दुनिया का एक फैक्ट्री कहा जाता है चाइना को, पूरी दुनिया के लिए सामान बनाता है ये। बाय डिवर्जिंग इट्स वास्ट लेबर फोर्स, ठीक है। कैसे बनाता है? क्योंकि एक तो इसके पास काम करने वाले लोग बड़े हैं, पॉपुलेशन बड़ी है, और दूसरा लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो जाता है गुड्स को, ठीक है। तो ये भी एक मतलब पूरी दुनिया में बेचता है ये। एक तो काम करने वाले बनाने वाले लोग बड़े हैं, और दूसरा कॉस्ट जो आती है प्रोडक्शन पे बड़ी बड़ी कम आती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डेवलप है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया के जो पूंजीपति लोग हैं वो यहाँ पे आके पैसा निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। चाइना सब देशों के लिए बड़ा मतलब सब देशों के पूंजीपतियों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पे, फ्यूलिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है बेटा ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। पूरी दुनिया का जो व्यापार है उसके साथ अगर हम देखें तो चाइना जो है वो इंटीग्रेट कर चुका है ग्लोबल इकोनॉमी को के साथ, ठीक है, थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड इससे क्या हुआ, जब ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर बना तो उसके बाद तो इसकी जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट कर गई, ठीक है, बड़ी तेज़ी से जंप कर गई। फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, चाइना की जो सरकार है, सरकारें जो भी रही हैं चाइना में, इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ प्रमोटिंग इंडस्ट्री, उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिससे उद्योगीकरण को प्रमोट किया गया। मतलब उनका टारगेट था कि उन्हें पता था कि हम उद्योगों को प्रमोट करेंगे तो अमीर बनेंगे। इनोवेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो ये उनकी सरकारों ने पॉलिसीज़ अपनाई जिनसे वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने में सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद अर्बनाइजेशन, तो चाइना में बड़ी तेज़ी से शहर बन रहे हैं, तो चाइना का जो रैपिड अर्बनाइजेशन है प्रोवाइडेड ए लार्ज वर्कफोर्स, एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है उसे मिलता है क्या, काम, एंड स्टिमुलेटेड डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये भी फर्दर अगर हम देखें तो ये भी चाइना की इकोनॉमी को ड्राइव करता है, आगे की तरफ ले जाता है और एक्सपैंड करता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और इसके 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। तो ये भी बड़ी बार पढ़ा हुआ है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये वाज द पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द 1960s and 1970s, characterized by the introduction of high yield variety crops, ठीक है, high yielding variety crops, practices, varieties, advanced irrigation techniques and modern agricultural practices which greatly increased food production in developing countries, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, बड़ी बार पढ़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ से भी पढ़ के बता दिया। 2 पॉजिटिव अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो वो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। आज खाद्य जो पदार्थों की जो मतलब की कमी थी अब वो नहीं होती, ठीक है। अकाल भी पड़ जाए तो भी देश जैसे भारत जैसा देश जो है उसके पास सरप्लस रहता है, तो फूड प्रोडक्शन बढ़ी, जिससे क्या हुआ, एलिवेट हंगर, जिससे भूखमरी खत्म हो गई, एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड द एडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इंक्रीज्ड फ्रॉम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो थी वो शुरू हुई जब फार्म प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ गई। तो फिर उसके बाद देखो इसमें 2 वो तो लिखे हैं पर ये ना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो अगर आप इन्हें पॉइंट्स बना देते तो बड़ा अच्छा रहता। ऐसे ही 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो वो क्या है,
इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है। कैसे? ड्यू टू इंटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिससे सॉइल इरोजन और वाटर पोल्यूशन जो है, और इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट्स जो है ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वो बदल गई है, ठीक है, एंड सोशल क्रॉप वैरायटीज़ आ गई हैं, फ़ायदे जिनमें ज़्यादा दिखते हैं वो चीज़ें उगाई जा रही हैं, विच थ्रेटन, जिससे क्या है, बायोडाइवर्सिटी को भी खतरा है, और साथ में लोगों के मतलब कि घर छिन रहे हैं, इससे डैम्स बन रही हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, पशु पक्षी वहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो एक प्रकार का इंडिजीनियस नॉलेज विच थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजीनियस नॉलेज। तो आप इंडिजीनियस पॉपुलेशन लिखो नॉलेज की जगह। ओके बेटा, इसके बाद आंसर 13 है। क्वेश्चन पूछा है, राइट ए नोट ऑन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इन द इंडियन कंटेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ डिबेट एंड कंसर्न, ठीक है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी रेफर्स टू सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट्स के बारे में है, हु आर एक्सप्रेस्ड टू अलाइन देयर एक्शंस विद इन द पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें रूलिंग गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। लीड टू मोर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ताकि सरकार के प्रोग्राम जो हैं वो और बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट हो सकें। बट मे आल्सो रेज क्वेश्चंस, पर ये कई बार सवाल भी बनते हैं अबाउट इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस। क्या वो अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेट्स? सरकार पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और कमिटेड जुडिशरी का मतलब यही चीज़ लागू हो रही है किसके ऊपर? जजेस के ऊपर, ठीक है। उन्हें जो सरकार है उसके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, रूलिंग गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, और उन्हीं के कहने पर डिसीजन भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसका प्रोविज़न भी कहीं ना कहीं वायोलेट होता है, क्योंकि संविधान में तो लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही कंसेप्ट अगर हम देखें तो वो क्रिटिसाइज भी होते हैं अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के, और साथ में अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, अयोध्या राम मंदिर। तो अब ये सवाल जो है ये आप पैराग्राफ में चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर जो है ये एक हिंदू टेम्पल है इन अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंडिया डेडिकेटेड टू ये जो अयोध्या है वो उत्तर प्रदेश में है और इंडिया में, ठीक है। इंडिया के उत्तर प्रदेश में अयोध्या नाम की जगह है, वहाँ पे भगवान श्री राम जी का मंदिर है, मंदिर वाली साइट है, और हिंदू लोगों की ऐसा मानना है कि ये राम जी का बर्थ प्लेस है, ठीक है। और इस जगह को लेकर उनके मन में एक आस्था है, विश्वास है, और ये एक ऐसी साइट है जो भारत में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम के बीच का एक टेंशन रहा है बड़े सालों तक, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट जो है साइट को लेके, इसको लेके 1992 में जो यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी मंदिर को तोड़ के, उसके ढांचे को गिराया गया था 1992, जिसके बाद पूरे भारत में जगह जगह हिंसक जो प्रदर्शन हुए, वायलेंस हुआ, दंगे हुए। 2019 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इसके ऊपर सुनवाई की, और इसका डिसीज़न जो था वो हिंदू जो पक्ष था, जो हिंदू जो ग्रुप था उसके पक्ष में दे दिया इसका डिसीज़न, ठीक है। और इस बात को मतलब ये ऐसे नहीं दे दिया, इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा इसके ऊपर खुदाई की गई, फिर उसके बाद जो अवशेष मिले, जो मतलब प्रूफ मिले, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे कभी राम जी का मंदिर होता था, ये राम जी का बर्थ प्लेस है। और फिर उसके बाद ये जो फैसला था ये हिंदू पक्ष में दे दिया गया, ठीक है।
और उसके बाद इसको इस साइट पे जो राम जी का मंदिर है वो बनाया गया, ठीक है, जो आपने थोड़े दिन पहले देखा। और जो दूसरा मुस्लिम पक्ष था उसे कहीं और जगह दे दी गई जहां पे वो मस्जिद बना सकें, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल जो है हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू इन इंडिया विद द completion of the temple, ठीक है, symbolizing the fulfillment of a long standing Hindu nationalist demand। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है इस सवाल में? इस सवाल में अगर आप पूरा सवाल देखें तो ये 4 नंबर नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मटेरियल जो है वो और ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत बड़ी कहानी सुनाई है आपको इसको लेकर, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द फैक्टर विच डिटरमाइन द नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग जो है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी बार पढ़ा हुआ है, बड़ी बार पेपर में भी डाला हुआ है, तो मैं सिर्फ ये यहाँ से पॉइंट ही बताऊँगा, अब आप लिख लें इसको। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है ये भी एक फैक्टर है नेशन को बिल्ड करने में। अगर इतिहास एक जैसा है तो लोग आपस में जुड़े रहते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप अगर अच्छी है, ठीक है, अफेक्टिव लीडरशिप है, तो देश जुड़ता है। जैसे इस समय कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए देखो भारत आपस में जुड़ता जा रहा है। फिर उसके बाद शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स, अगर उस समाज में रहने वाले लोग, उस देश में रहने वाले लोग जो हैं उनका एक जैसे वैल्यूज़ हैं, एक जैसा बिलीफ है, तो ये भी देश की नेशनल यूनिटी, तो नेशनल आइडेंटिटी, सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी और कोहिजन जो है वो नागरिकों में बनाए रखता है, ठीक है, स्मूथली आगे बढ़ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के। फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी समाज में, किसी देश में सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास हो रहा है तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं, लोग खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और देश के बारे में सोचते हैं। एजुकेशन और मीडिया ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, छोटे छोटे पैटी इश्यूज़ जो हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। मीडिया भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। देन इसके बाद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है ये भी किसी देश की जो बिल्डिंग है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, ठीक है। कैन इम्पैक्ट द नेशन बिल्डिंग, एफर्ट्स शेपिंग ए नेशंस आइडेंटिटी एंड प्रायोरिटीज़। देन बेटा 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं? प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित को प्रमोट करना, ये भारत का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। इन्हेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये भी एक मकसद है कि देश के जो इकोनॉमिक विकास है वो आए, ठीक है। इंश्योरिंग रीजनल स्टेबिलिटी, तो जिस साउथ एशिया का हम पार्ट हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरीके की है कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ हार्मनी में आगे बढ़ें और रीजन की स्टेबिलिटी जो है बनी रहे। फिर उसके बाद है अप होल्डिंग स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। तो मेंटेनिंग एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस, मतलब कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर हमारे पास सोवरेनिटी है, हम खुद डिसाइड करेंगे कि हम किस तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है। एंड अवॉइडिंग, और किसी प्रकार का अलाइनमेंट नहीं रखेंगे, तो आप नॉन अलाइनमेंट करके एक पॉइंट और बढ़ा दो तो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव हैं। फिर एक प्रमोटिंग मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। तो एंगेजिंग विद इंटरनेशनल, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलजुल के आगे बढ़े हम, ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन है तो जो यूनाइटेड नेशन बोलता है उसको मानना भी है, उसको करना भी है, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक फीचर है, ऑब्जेक्टिव है कि हम बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है, बायलैटरल मतलब आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे, मुझे भी फ़ायदा मिले आपको भी फ़ायदा मिले, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देन बेटा 17th क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। तो सार्क के क्या प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इकट्ठे लिखे हुए हैं। तो सार्क का पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि सार्क में जो हम देश आते हैं, हमारा एक दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट है सार्क के माध्यम से कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। किसी के मतलब कि हर एक देश जो है वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, और हर एक की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, किसी के देश में विदाउट परमिशन ना आना है ना जाना है। ठीक है, फिर चाहे सिविलियन हो या फिर आर्मी हो। नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, किसी के आंतरिक मामले में टांग नहीं अड़ानी है। ठीक है, ये भी सार्क का सिद्धांत है। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर हम सार्क कंट्रीज़ में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद आता है, तो उसे शांति से बैठ के उसे सुलझाना है, ना कि लड़ाई झगड़े पे उतर आना है। ठीक है, वार शुरू कर देनी है। कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, अगर किसी काम से हम जितने भी देश हैं, अगर उनमें आपस में एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं, तो उस पर फोकस करना चाहिए। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, तो कॉपरेट करना चाहिए ऐसे हर एक काम को लेकर। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है, हर वो काम करना है, हर एक जो भी बन पड़ता है वो करना है जिससे इस रीजन में इकोनॉमिक, आर्थिक और रीजनल जो इंटीग्रेशन आती है। ठीक है, आर्थिक रूप से ये एरिया आपस में जुड़ता है, या फिर यहाँ पे आर्थिक और रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब कि यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है और सारा रीजन इंटीग्रेट करता है, तो वो हर एक काम करना है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन, तो प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन क्या हो गया, एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो ये बेटा आपका सेक्शन सी कंप्लीट है। चलिए बेटा अब सेक्शन डी पे चलते हैं। तो सेक्शन डी में मैंने पहले भी बताया कि आपको एक पैसेज रहने वाला है और पैसेज के बाद आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के ये सवाल रहेंगे, तो टोटल जो ये पैसेज है वो 6 नंबर का रहेगा, एक ही सवाल होगा ये। तो इस पैसेज को अगर आपने सही ढंग से करना है तो आपको 2 तरीके हैं करने के। ठीक है, या तो आपने अच्छे तरीके से सारे लेसन जो हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं, वो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो फिर आपको बीच की कहानी खुद पता चल जाएगी। ठीक है, कि क्या पूछा हुआ है इस सवाल में। और अगर आपको नहीं पता चलता, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, वो छूटा हुआ है, तो फिर आप पैसेज पढ़ के ना कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। कई बार तो पैसेज के अंदर लाइनें जो लिखी होती हैं ना, वो लाइनें भी मैच कर जाती हैं आंसर के साथ। ठीक है, पूरे नंबर तो नहीं मिल सकते, पर हाँ 4 साढ़े 4 नंबर आपको मिल जाएंगे पैसेज में से ही अगर आप आंसर निकालते हो तो। ठीक है, और अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, सारे आपने जो आपने लेक्चर जो हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले सारे अटेंड किए हुए हैं, तो फिर आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे पैसेज के बाद सवाल लिखा हुआ है, असेस द पॉपुलैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहो तो आप शुरू कर सकते हो स्टार्टिंग से, डिस्पाइट द मिक्सड रिकॉर्ड से लेकर। ठीक है, और ये जो है ये आप ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तक लिख सकते हो। ठीक है,
और अगर आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे इस बच्चे को अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी, तो इसने लिखा है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिमेन्स ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस ग्लोबली, valued for its ability to ensure political stability, protect minority rights, and allow for peaceful transitions of power through regular elections. However, a criticism include issues of accountability, political polarization and elitism. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो इसका आंसर। फिर उसके बाद दूसरा सवाल पूछा हुआ है, एनालाइज द रीजन फॉर वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी इन 5 बिग कंट्री। तो 5 जो बड़े देश हैं, इंडिया, ये चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है, इनकी बात कर रहा है। ठीक है, बिग 5 की। तो आपको बताना है उसमें, एनालाइज द रीजन फॉर वाइड स्प्रेड सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन 5 बिग, साउथ एशिया के बड़े 5 देशों की बात कर रहा है। ठीक है, तो साउथ एशिया वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी को काफ़ी सपोर्ट मिला है, इन इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज हिस्टोरिकल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, डाइवर्स cultural and religious backgrounds, a desire for political stability, and the influence of democratic norms promoted by global actors and institutions. ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है, हाउ far do you agree that the statement that democracy can flourish and find support only in prosperous countries? ठीक है, आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ में फ्लोरिश कर रही है? तो इसका जो स्टेटमेंट है, इसने लिखा है, आई डिसएग्री। ठीक है, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट वाइल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो कैन सपोर्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी कैन आल्सो फ्लरिश इन द प्रॉस्पेरस countries. Democratic principles of inclusivity, accountability, and representation can resonate in the diverse socio-economic context. ठीक है, तो ये इसने बिल्कुल अपने से लिखे हुए हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। ठीक है, और आप चाहें तो अंडरस्टैंडिंग से लिखिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए पैसेज में से निकालने की। ठीक है, अगर पैसेज यही आना होता फिर मैं आपको डेप्थ में बताता। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अब आपकी सेक्शन ई की तरफ। तो ई सेक्शन में यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तीनों क्वेश्चन में अल्टरनेटिव चॉइस रहेगा। जिस चैप्टर का ऊपर वाला पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट भी उसी चैप्टर में से पूछा गया होगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो, जैसे ये वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, वट वर इट्स अफेक्ट्स, तो जो इसका और पार्ट है वो भी इसी चैप्टर में से पूछा हुआ है। वट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचोव टू इनिशिएट रिफॉर्म इन यूएसएसआर, वट वर दीज रिफॉर्म्स। तो दीज रिफॉर्म इसने इतना नहीं लिखा है, तो वो आप लिखिए अपने आंसर में, जिसमें प्रेस्ट्रोइका, कुस्कोर्नी और ग्लासनॉस्ट थे। ठीक है, 3 रिफॉर्म थे जो गोर्बाचोव ने लाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, यही वो सवाल होते हैं जो लॉन्ग आंसर होते हैं, और ये सवाल उन चैप्टरों में से होते हैं जिन चैप्टर, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उनमें 6 या 7 मार्क्स के जो चैप्टर हैं उनमें से ये आते हैं, क्योंकि इनका वेटेज ही 6 नंबर का होता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले चैप्टर जो हैं वो आपने लॉन्ग के तरीके से प्रिपेयर नहीं करने हैं, उन चैप्टर्स में उतना लेबर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसने क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट किया है पहला। तो 19 क्वेश्चन जो है, 19 क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स। तो बड़ी बार ये सवाल आपने पेपर में किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा तेजी से चलाऊंगा।
एक तो इसने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ, नंबर नहीं मिलने वाले पूरे, चाहे जो मर्जी कर ले, 50 पॉइंट लिख ले, ठीक है। और फिर कंक्लूजन में नहीं लिखा होगा, एक मिनट देखने दो, कंक्लूजन भी मिसिंग है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स पे जोर दिया हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ इसके आंसर को, बाकी ये आपने बड़ी बार लिखे हुए हैं, इनको यहाँ पे इतना डेप्थ में नहीं समझाऊंगा मैं। तो फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। एक तो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, नेशनलिज्म जो था वो देशों में मतलब कि आया था कि हम अपनी मर्जी के मालिक ही नहीं हैं। फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म आए, मिखाइल गर्बाचोव ने जो रिफॉर्म लाए, ग्लासनोस्ट, टुस्कोर्नी और लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद मिलिट्री स्पेंडिंग, खर्चा बढ़ा था आर्मी के ऊपर, तो सारे तंग आ गए थे, सब स्टैगनेट हो गया था। आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन, ठीक है, जो सोवियत सिस्टम था जिस कम्युनिज्म के ऊपर बेस्ड था, वो कम्युनिज्म जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है। सबको पता चल गया था कि इसमें कोई दम नहीं है। और फिर इस डिसइंटीग्रेशन का अफेक्ट क्या पड़ गया बेटा, न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई, ठीक है। नए देश जो थे वो जब ये देश हटे, यूएसएसआर से हटे, तो ये अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी, ठीक है। तो 15 नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी थी, आज इन्हें हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं। फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस जो थे वो इन्हें फेस करने थे, अभी शॉक थेरेपी से बाहर आए थे ये देश, ठीक है। तो बड़े सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, बड़ी देर तक उनकी इकोनॉमी जो थी वो स्टैगनेट रही। तो पॉलिटिकल चेंजेस भी देखे गए, ठीक है। जो सोवियत यूनियन था उसका अंत हो गया, और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म थे वो लाना बड़ा ज़रूरी था इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को। फिर उसके बाद सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस, तो सुरक्षा भी इनका एक मसला था। सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन था उससे रेज हुआ कंसर्न अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है, एंड रीजनल कन्फ्लिक्ट। और उसके बाद सोशल चेंज, समाज को भी परिवर्तित होना था। द ब्रेकअप लेड टू चेंजेस इन सिटीजनशिप, एथनिक रिलेशंस एंड आइडेंटिटी अक्रॉस द रीजन, ठीक है। तो इस सवाल के पूरे नंबर तो नहीं मिल सकते, 5 दिए पर 4 बनेंगे इसके नंबर, ठीक है। तो आप देख लो, इसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और कंक्लूजन लिखना है, और बड़ा बड़ा लिखना है थोड़ा सा, यहाँ पे पॉइंट भी इतने बड़े बड़े नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। देन बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसने 20th किया है, व्हाट वर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, आदत ही नहीं है लिखने की। तो 20th क्वेश्चन इसने इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, तो कांग्रेस के डिक्लाइन करने के क्या कारण थे, ठीक है, अभी तक डिक्लाइन ही हो रही है, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल लीगेसी, नहीं डोमिनेंस के लिखे हुए हैं, एक मिनट, हाँ, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, पहले 3 जनरल इलेक्शन में जो कांग्रेस ने डोमिनेंस किया था उसके बारे में लिखा हुआ है। तो क्यों किया था, क्या कारण था। तो पहले तो जो कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया था। बड़े बड़े टॉल लीडर्स, महात्मा गांधी जो सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ये बड़े बड़े लीडर कांग्रेस में ही हुए। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, और वो खुद भी एक बड़े क्रिस्मेटिक लीडर थे, विजनरी पर्सनैलिटी थे। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, ये पूरी पार्टी अगर हम देखें तो रूट लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, ठीक है। हर एक आदमी को अपना काम पता था और वो उस जगह पे लगा भी था। आइडियोलॉजिकल अपील, ठीक है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी वो मतलब बिल्कुल क्लियर थी। पार्टी का जो कमिटमेंट था टू सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सबको समझ में आता था, ठीक है। फिर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, सबसे बड़ा पॉइंट ये कि उस समय कोई इतनी शक्तिशाली अपोजिशन थी ही नहीं। आपको याद होगा जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसको 16 सीटें मिली थी, तो फिर बाकी तो उससे कम ही होंगी ना। फिर पॉपुलर पॉलिसीज लाई कांग्रेस ने, ये भी एक कारण बन गया। कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉपुलर पॉलिसीज सच एज लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एटमॉस्फेयर एंटरप्राइजेज विच अपील, जो लोगों को पसंद आती थी, ठीक है। ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त था।
एनकम्पेजिंग डाइवर्स सोशल ग्रुप, ठीक है। इसमें बड़े प्रकार के ग्रुप थे, अमीर थे, गरीब थे, हर जाति का के लोग थे, हर रिलीजन के लोग थे। तो किसी को लगता ही नहीं था कि हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ पे है नहीं, तो इसलिए सब सपोर्ट करते थे। तो ये भी एक थी। फिर इलेक्टोरल अलायंस, कांग्रेस जो है फॉर्म्ड अलायंस। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मतलब इस बात में बिलीव रखती थी कि मेजॉरिटी ही आएगी तो सरकार बनाएंगे। जिस जिस स्टेट में कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आई तो उसने क्या किया, वहाँ पे अलायंस जो था वो बनाया, ठीक है, ताकि अपनी सरकार बनी रहे। तो कांग्रेस को इसमें भी कोई झिझक नहीं थी। तो इस प्रकार कांग्रेस की हर स्टेट, ज़्यादातर स्टेटों में भी सरकारें रही। वीकनेस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज एक तो स्ट्रांग थी नहीं, उनमें कमजोरियां बड़ी होती थी, ठीक है। वो इतनी कमजोर होती थी कि कांग्रेस को चैलेंज तक नहीं कर पाती थी, ठीक है, कोई खास चैलेंज नहीं दे पाई। लीगेसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, तो सरकारें चलाई भी कांग्रेस ने सही ढंग से, ठीक है। ये सब कारण बन गए कि कांग्रेस जो है उसका डोमिनेंस रहा। तो उसके बाद बेटा कंक्लूजन यहाँ पे भी मिसिंग है, तो मैं इसको भी 4 नंबर ही दूंगा, तो देख लो आप अपने तरीके से। देन 21st क्वेश्चन, तो यहाँ पे ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीजेपी एज ए पॉलिटिकल फोर्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1980, ठीक है। तो ये भी बड़ी बार लिखा हुआ है, इसको भी मैं सिर्फ पढ़ूंगा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हैज़ इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स since the 1980s with several key milestones and impacts, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं, इमरजेंस ऑफ, मतलब अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है बीजेपी का महत्वपूर्ण, ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बीजेपी। 1980 के बाद बीजेपी एक बड़ी ताकत बन के आई, तो उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है। तो इमरजेंस ऑफ नेशनल अल्टरनेटिव, ठीक है। देश के पास कांग्रेस को छोड़ के अगर कोई अल्टरनेटिव था तो वो बीजेपी ही थी। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ठीक है, इसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसने सब हिंदुओं को एक मंच पे ले आए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म के नीचे ले आए। तो हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है भारत में। फिर राम जन्मभूमि जो है मूवमेंट बीजेपी ने छेड़ा, ठीक है, तो ये भी आपको पता है। फिर कोएलिशन पॉलिटिक्स, बीजेपी में ही एबिलिटी थी कि वो दूसरे पार्टीज़ के साथ मिलके कोएलिशन बनाने में भी सक्षम रही, और इसने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए, शुरू जब पहली एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब से ही बड़े सारे बदलाव आना शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने तो बड़े ज़्यादा बदलाव लाए, एक बड़े स्ट्रांग लीडर हैं नरेंद्र मोदी। फिर इलेक्ट्रोल सक्सेस, बीजेपी जो है वोट भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो मिले इलेक्शनों में, फिर चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो या स्टेटों के इलेक्शन। मतलब कि ग्राफ बड़ा है, जितनी सीटें जितने वोट 1998 में मिले थे उससे 2014 में ज़्यादा मिले, 2019 में उससे भी ज़्यादा मिले, और अब तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 400 के पार जाएंगे। फिर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे बीजेपी जब शुरू हुई थी तो हिंदुत्व मतलब कि पॉलिटिक्स जो था वो मतलब करने का तरीका था, पर अब ये कुछ सेकुलर सी होती जा रही है, दूसरे धर्म मजहबों को भी अपने साथ लेके आगे बढ़ रही है, ठीक है। असर्टिव होता है सिंपल फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको। कल्चरल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, बीजेपी जो है राइज हैज़ बीन accompanied by the word कुछ broader cultural and social transformation including the mainstreaming of Hindu nationalist discourse and the रेडिफिकेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ठीक है। अब कंक्लूजन यहाँ भी मिसिंग है, पर यहाँ पे इसने ना पॉइंट ठीक लिखे हैं हुए हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बनाया जाए और कंक्लूजन लिखा जाए तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद और पार्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है, अगर वो नहीं तो वो सही। तो यहाँ पे पहला तो वही सवाल था कि गर्बाचोव ने कौन कौन से रिफॉर्म लाए और फिर कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से गर्बाचोव ने रिफॉर्म लाए। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एज फॉलोज। चलिए बेटा, जो आर वाले पार्ट है ना, अब इनको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 19th का आर पार्ट जो है वो है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट फोर्स गर्बाचोव टू इनिशिएट रिफॉर्म इन यूएसएसआर, और व्हाट वर दीज रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म तो मैंने पहले भी बताया आपको, आपने प्रेस्ट्रोइका, उस्कोर्नी और ग्लासनॉस्ट के बारे में लिखना है, जो इसने नहीं लिखा हुआ। और जो फैक्टर हैं ये बड़ी बार आपने लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पहले थोड़ा मिखाइल गर्बाचोव के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्यों उन्होंने बदलाव लाए। फिर उसके बाद जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से लाने पड़े वो कौन कौन से थे, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। फिर उसके बाद दूसरा है पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। पॉलिटिकल स्टैग्नेशन मतलब किसी को लेना देना ही नहीं था, जो एलीट पीपल थे उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था, ठीक है, वो अकाउंटेबल ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि भाई सिर्फ हमारा काम चलना चाहिए और घर पे बैठे बैठे ऑर्डर दे देना, ठीक है, मतलब कि पिता के बाद उसका बेटा उसकी गद्दी पे बैठेगा, कुछ ये सिस्टम चलना शुरू हो गया था। तो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन थी। फिर करप्शन थी, ब्यूरोक्रेसी जो है अगर हम देखें तो वो सही ढंग से काम ही नहीं कर रही थी। दफ्तरों में कोई जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि छोटे से काम के लिए करप्शन करनी पड़ती थी, मतलब कि देने पड़ते थे पैसे। तो ये चीज़ें बड़े कॉमन था वहाँ पे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल गैप अगर हम देखें तो वेस्ट आगे निकल गया था, अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो आगे निकल गई थी, तो ये भी एक कारण था। नेशनलिटीज़ क्वेश्चन, वो देश जो यूएसएसआर का पार्टनर बने थे वो क्वेश्चन पुट अप करने लगे थे कि हमें फ़ायदा ही क्या आपके साथ रह के, ठीक है, हमें अपने अपने देश को अलग ही रखना है, हमारी सोवरेनिटी नहीं है, हमारे लिए ऑर्डर जो है वो मास्को से आते हैं वगैरह वगैरह। मिलिट्री ओवर स्ट्रेच, आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड आर्मी का निर्माण हुआ था, और जिधर जिधर वो आर्मी जाती थी बस बड़े लंबे लंबे समय तक लड़ती रहती थी। बड़ा पैसा जो है वो ज़ाया जा रहा था, जैसे अफ़गानिस्तान में बड़ी देर तक लड़ाई चलती रही रेड आर्मी और अफ़गानिस्तान फोर्सेस के बीच में, जो वहाँ पे वो तालिबान वगैरह था उनके बीच में, चिचीनिया में ये वार हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आइडियोलॉजिकल स्टैग्नेशन भी था, बेसिकली कम्युनिज्म फ्लॉप ही कर गया था, ठीक है, जो मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, ठीक है, के द्वारा जो कम्युनिज्म बाहर आया था, सोशलिज्म बाहर आया था, वो फेल हो गया था एक टाइप का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी था। अब मतलब कि उसको और आगे कैरी करके चलेंगे तो और नुकसान झेलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ायर फॉर रिफॉर्म, और असली में ये बात है कि लोग सच में चाहते थे कि बदलाव आए, ठीक है। इसलिए जो इवन के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो भी तंग आ चुके थे, वो भी बड़े सारे लीडर चाहते थे कि अब बदलाव आना चाहिए, ठीक है। और प्रेशर फॉर चेंज, ठीक है, ये वही आ गया, अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो हैं वो, देखो, कम्युनिस्ट पार्टी टू फॉर्म सोवियत रिपब्लिक, तो वो भी चाहते थे कि बदलाव आए, ठीक है। और ग्लोबल डेवलपमेंट, जिस तरीके से पूरी दुनिया जो है वो विकास कर रही थी, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना, आगे बढ़ना, तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से गर्बाचोव मजबूर थे, विवश थे रिफॉर्म लाने के लिए, ठीक है। और ग्लासनॉस्ट, पेरेस्ट्रोइका और उस्कोर्नी आप नीचे लिख लीजिए, ठीक है, वो उसके बारे में, और दो दो तीन तीन लाइनें भी लिखिए आगे, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन के आपको 3.5 से ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है बेटा उसका आर पार्ट, डू यू थिंक द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी हैज़ डिक्लाइंड इन द इंडियन पॉलिटिक्स, हाउ, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ गया है, कैसे आ गया है। तो साफ पॉइंट है,
वोटर टूट गया भाई, इलेक्ट्रोल लॉस हो गया है, लोगों को अब यकीन नहीं रहा कांग्रेस के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद लीडरशिप क्राइसिस, कांग्रेस के पास तो कोई बड़ा लीडर ही नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी लास्ट एक स्ट्रॉन्ग लीडर थी कांग्रेस के पास, ठीक है। उसके बाद कोई मतलब दमदार लीडर आज तक आया ही नहीं, और धीरे धीरे अब और कम हो रहा है। अब देखो कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी के हाथों में है, तो वो बिल्कुल लोग उसका मजाक तक बना देते हैं। तो लीडरशिप जो है वो अच्छी नहीं है कांग्रेस की इस समय। आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूज़न है, कोई क्लियरिटी नहीं है आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है। जो ट्रेडिशनल जो वोटर बेस था वो अब बदल चुका है इसकी वजह से। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, ठीक है, किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है। लोग कंफ्यूज बड़े हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, किसी समय जो एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होती थी, जो टॉप से लेके बॉटम तक हर एक आदमी को अपना काम पता होता था, आज सब मतलब कि उनको पता ही नहीं है, मतलब जो डिज़र्व करता है वो वहाँ पे है नहीं, और जो है उनको काम का ही नहीं पता है, ठीक है। तो ये सब हम बोलेंगे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस भी है, ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं रही कहने का मतलब। और फिर उसके बाद करप्शन एलिगेशन भी समय समय पर कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं, जिसकी वजह से आज लोगों का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो चुका है कांग्रेस के ऊपर। लैक ऑफ विज़न, कोई विज़न भी नहीं है, एजेंडा जो कांग्रेस का है वो दिखता ही नहीं है। उसके बाद इनअवेलेबिलिटी टू कनेक्ट विद यूथ, भाई नौजवान ही होते हैं जो देश का भाग्य बदलते हैं, नए वोटर यूथ ही होते हैं। तो कांग्रेस किसी भी तरीके से नौजवानों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ये भी एक बैक ड्रा है कांग्रेस का इस समय। और इंटरनल फैक्शनलिज्म, आपस में ही लड़ मर रहे हैं, आपस में ही नहीं बन रही इनकी, आपस में ही कांग्रेस के नेता छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सब पॉइंट हैं। फिर उसके बाद फेलियर टू कैपिटलाइज एन अपॉर्चुनिटी, और जैसे को बोलते हैं ना मौके को बुनाना, वो भी कांग्रेस जब जब अवसर मिलता है तो कांग्रेस उस मौके को ऑन नहीं कर पाती, मतलब कि उसका कोई लाभ नहीं उठा पाती, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं। फिर एक और है कंपटीशन फ्रॉम रीजनल पार्टीज़ बड़ा कंपटीशन दे रही हैं कांग्रेस को, ठीक है। किसी समय कांग्रेस जो है वो रीजनल पार्टी के साथ मिलकर कोलिशन बना लेती थी, पर आज रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो इतनी पावरफुल हो चुकी हैं अपने रीजन में कि वो अपने लेवल पे ही रीजन में सरकार बनाने के बारे में सोचती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कंक्लूज़न यहाँ पे भी मिसिंग है। और फिर ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यूपीए के ऊपर आपको यूपीए के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपने 4-5 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की है पर थोड़ा कम है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, देखो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ यूपीए की हैं पर इम्प्लीमेंट देखो उसे एनडीए कर रही है, मोदी की सरकार कर रही है। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा जो है ये यूपीए की सरकार की देन है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट जो है ये 2005 में बनाया था यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये लॉन्च किया गया था यूपीए के द्वारा, ताकि लोगों की जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन्हें सस्ते दामों पे, अफोर्डेबल प्राइस पे उन्हें अच्छी हेल्थ केयर मिले, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यूपीए की सरकार के द्वारा बनाया गया, ठीक है, 2013 में, जिसका मकसद था अच्छी न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले सभी लोगों को देश में रहने वाले। फिर उसके बाद आधार आधार कार्ड जो है, आधार ये यूपीए गवर्नमेंट की देन है, ठीक है। और देखो आज ये आधार जो है और बड़ी सारी चीज़ों के साथ जोड़ के, बड़ी सारी वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ के यूज़ किया जा रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है ये भी यूपीए की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हो, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की गई थी, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन
रिन्यूएबल मिशन, तो जिसमें शहरी विकास जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे फोकस जो है वो किया जाएगा। 2005 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, ठीक है, तो ये भी स्कीम यूपीए सरकार लाई थी, जिसमें कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए रूरल लोगों को काम जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये 2009 में लाई थी यूपीए की सरकार, जिसका मकसद था कि भारत के सभी बच्चे जो हैं, ठीक है, वो लिखने पढ़ने चाहिए, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं। तो ये प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ थी बेटा यूपीए की। तो आप इसमें इंट्रोडक्शन और वो ऐड करो, कंक्लूज़न, आपका सवाल ये भी रेडी है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है ये पेपर जो है अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया है। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच बेटा।